दोस्तों, करीब 32 साल की एक लड़की के हाथ में मोबाइल होता है। काफ़ी देर से मोबाइल चला रही थी। इसी बीच में उसकी छोटी बहन, जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास होती है, वो अपनी बड़ी बहन के पास आती है और आकर कहती है, दीदी मुझे अब मोबाइल दे दो। आप काफ़ी देर से इस मोबाइल को चला रही हो। जैसे ही बड़ी वाली ने यह बात सुनी, उसने अपनी छोटी बहन को वो मोबाइल दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन ने छोटी बहन को मोबाइल दिया, तो उसके पिता भी देख रहे थे। उसके पिता पास आते हैं और आने के बाद अपनी बड़ी बेटी को डांटते हुए, फटकारते हुए कहते हैं कि जैसे तुम खुद हो ना छोटी, को बिल्कुल ऐसे ही बना देना। पिता को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। पिता ने एक के बाद एक, दो तीन थप्पड़ मार दिए और जैसे अपनी बेटी को थप्पड़ मारे हैं, तो बेटी को भी उतना ही गुस्सा आया जितना कि पिता को गुस्सा आता है। बड़ी बेटी ने अपने पिता का कॉलर पकड़ लिया और कॉलर पकड़ने के बाद उसको घसीटने लगी, खींचने लगी इधर से उधर। जब खींच रही थी तभी उसके माँ की नज़र पड़ जाती है और माँ एकदम साथ ही में बूढ़ी है। माँ अपने ही पति को बचाने के लिए अपनी ही बेटी से माफ़ी मांग रही थी, हाथ जोड़ रही थी। और जब यह हाथ पर जोड़ रही थी, तो इसी बीच में यह आवाज़ें थी, वो घर से बाहर एकदम पहुंच जाती है। जैसे ही घर से बाहर आवाज़ पहुंच जाती है, तो जो रास्ते के लोग होते हैं या गांव के लोग होते हैं, वो तुरंत मौके पर आ जाते हैं। किसी भी सूरत समझाकर बुझाकर बेटी को शांत करा दिया जाता है। शांत तो हो जाती है, लेकिन एक शर्त रखती है कि मैं आज के बाद अपना खाना खुद बनाऊंगी और खुद से ही खाऊंगी। तुम्हारे लिए कुछ न बनाना है, ना ही कुछ खाना है। मैं तुमसे अलग हो जाती हूँ। जैसे क्या लड़का अपने माता पिता से अलग हो जाता है, वो बेटी कुछ इसी तरह से अलग हो जाती है। लोगों ने सोचा कि झगड़ा ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए अगर अलग हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अभी इसी बात को 1 महीने का ही समय बीता था। किसी घर के अंदर भयानक रूप में कत्ल हो जाता है। कत्ल की गूंज चारों तरफ फैल जाती है और जब घटनाक्रम का खुलासा होता है, तो वही नहीं बल्कि जहाँ जहाँ तक यह खबर जाती है, अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि क्या वाकई में कलयुग आ गया है। दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरपुर का थाना भोपा लगता है और भोपा थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है मोरना। यह बात है 23 फरवरी सन 2026 की सुबह लगभग 6 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। गांव में ही एक रविदास मंदिर है और मंदिर के पीछे एक घर बना हुआ है। एक महिला जिसका नाम चंद्रकली होता है, उम्र जिसकी 55 साल के आसपास होती है, सुबह 6 बजे के आसपास जैसे ही वह उठती है, उठने के बाद जैसे उसने मुख्य द्वार खोलने के लिए पहुंच रही थी, तो उसके पति की खून से लथपथ लाश पड़ी हुई थी। अपने ही पति को देखने के बाद वह परेशान हो जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती है, ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर देती है। जैसे वह रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, जो उसके बच्चे हैं, 2 बेटे 2 बेटियां हैं, वह आराम से घर में सो रहे थे। रोने की आवाज़ सुनने के बाद वह जाग जाते हैं और रास्ते तक भी वह आवाज़ पहुंचती है, तो इनके घर से बाहर जो एक रास्ता है, वहां से गुजरने वाले लोग तक आवाज़ पहुंच जाती है। साथ ही जो आसपास के लोग होते हैं, वहां तक आवाज़ जाती है और देखते ही देखते खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। बड़ी संख्या में लोग यहां पर जुट जाते हैं और आखिर देखते देखते क्या है, जो कि किसान की जिसकी लगभग उम्र 58 साल के आसपास है और उसका नाम राम प्रसाद होता है। राम प्रसाद खून से लथपथ था और उसकी मौत हो चुकी थी, यानी कि वो मर चुका था। लोग अब तरह तरह की बातें करने लगते हैं। जब पूछा जाता है तो बताया जाता है कि घर में बदमाश आए और बदमाशों ने आने के बाद यहाँ पर लूटपाट करने की कोशिश की। इन्होंने विरोध किया, विरोध करने से इनकी हत्या कर दी जाती है। अब इसी बीच में किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और यहाँ आने के बाद जब देखा जाता है, किसान जो होता है, किसान के गले पर कई वार किए गए थे, किसान के जो पेट था उस पर भी कई वार किए गए थे। बस मारने की नियत से ही बार बार वार किए गए थे। यह सब किसने किया, किसने नहीं किया, पुलिस भी इन सवालों के जवाब जानना चाहती थी। साथ ही
घर के जितने भी सदस्य हैं वो भी जवाब जानना चाहते थे। और गांव में जहां जहां तक ये खबर फैल जाती है वो सब यह जानना चाहते थे कि आखिरकार कत्ल किसने किया, क्यों किया। पुलिस इसी मामले की जांच पड़ताल में इसलिए भी जुट जाती है। संपन्न परिवार होता है, अच्छी खासी ज़मीन होती है, खेती की ज़मीन, और किसान बिल्कुल ठीक ठाक अपना रह रहा था। लेकिन इसी बीच में जो उसके साथ ये हादसा होता है, बदमाश कौन थे, कहाँ से आए थे, क्या बात थी, बहुत सारे सवाल थे। हर कोई इन सवालों के जवाब जानना चाहता था। डॉग स्क्वाड जो होता है, डॉग जो पुलिस का कुत्ता होता है, उसके काम था कि सूंघकर पूरे घर में इधर उधर से वह बाहर नहीं जाता, बल्कि घर के अंदर ही इधर से उधर वो घूम रहा था, कभी घर के अंदर कभी बाहर। साथ ही जो पुलिस की टीम होती है, पुलिस टीम भी अपनी तरफ से तमाम प्रयास कर रही थी। जहां बुजुर्ग किसान सोया हुआ था, उसी किसान के पास जो चारपाई है वहीं पर कुछ बाल पड़े हुए थे। बालों की लंबाई थोड़ी ज़्यादा होती है और बालों पर जब देखा जाता है तो उस पर खून लगा हुआ था। इसी बीच में जो डॉग होता है, वह डॉग किसान के अलग अलग कमरों में जा रहा था। इसी बीच में वह भूसे वाले कमरे में पहुंच जाता है और उस डॉग ने अपने हाथ पैरों से जो इस्तेमाल किया, उसके बाद भूसे को बचाया और एक पोटली थी जो उस भूसे के अंदर छिपाई हुई थी। आखिरकार उस पोतली को बाहर निकाल लिया जाता है। जब वो पोतली बाहर निकलती है तब पुलिस ने यहाँ घर के हर एक सदस्य से बातचीत करना शुरू कर दिया। जो घर का मुखिया है, जिसका नाम राम प्रसाद है, उसकी तो मौत हो चुकी थी। उसकी पत्नी, जिसकी उम्र 55 साल की होती है, नाम उसका होता है चंद्रकली होता है। बड़ा बेटा जिसका नाम अमित होता है, उम्र जिसकी 32 साल के आसपास होती है। एक बेटी जिसका नाम कोमल होता है, उम्र जिसकी लगभग 31 साल के आसपास होती है। वो 5वीं तक पढ़ी लिखी होती है। एक बेटी जो फिलहाल 11वीं कक्षा में पढ़ रही थी और एक बेटा होता है जिसका नाम सुमित है, जिसकी लगभग उम्र 13 साल के आसपास है। 2 बड़ी बेटियां हैं। जो सबसे बड़ी बेटियां हैं, दोनों की शादियां हो चुकी है। एक ने लव मैरिज की है, दूसरी ने परिवार की मर्जी से शादी हुई है। पुलिस इस घर के अंदर लगभग 2 घंटे तक रहती है और 2 घंटे तक रहने के बाद यह हर एक पहलू को, हर एक चीज़ को तलाशने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच में पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद से यह पता कर लिया कि जो हत्या हुई है, इस हत्या में कोई बदमाशों ने आके हत्या नहीं की है। घर का जैसा सामान था वैसा का वैसा रखा हुआ है, यानी कि न तो लूटी हुई है न डकैती की कोशिश हुई है। लेकिन जब किसान की हत्या हो रही तो बाकी लोग क्या कर रहे थे? बाकी लोग से पूछा जाता है तो उनसे कहा जाता है कि चलो थाना चलते हैं, वहीं जाकर बातचीत करते हैं। 2 बेटे हैं, एक बेटा 32 साल का है, दूसरा बेटा 13 साल का। 2 बेटियां हैं, एक बेटी 16 साल की है और दूसरी बेटी लगभग 31 साल के आसपास रही होगी। इन चारों बच्चों को और उनकी मां को जब थाने में लाया जाता है, उनसे बातचीत की जाती है। पुलिस ने जब जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया तो घर के 3 लोग ऐसे होते हैं जिनकी बातचीत एक जैसी थी, एक ही तरह के बयान थे, बार बार एक तरह के बयान दे रहे थे। लेकिन जो बेटियां होती हैं, उन बेटियों के बयान अलग अलग तरह के आ रहे थे। एक बेटी 16 साल की होती है, एक 31 साल के आसपास की होती है। जब उसके बयान अलग तरह के थे, इसी बीच में पुलिस वालों ने कहा, एक सवाल किया, जो छोटी वाली बेटी होती है उसके हाथ में चोट लगी हुई थी कि बेटा तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी थी? उसने कहा कि मैं बुग्गी पे जा रही थी, गिर जाती हूँ, चोट लग जाती है। बड़ी वाली जो बेटी है, उसके गाल के हिस्से पे कुछ ऐसा लग रहा था जैसे निशान था, कुछ ज़्यादा ही चोट का निशान था। उससे पूछा जाता है कि बेटा क्या तुम्हारे कैसे चोट लगी? उसने कहा मैं बुग्गी पर जा रही थी खेत पर, तो मैं गिर जाती हूँ और मेरी चोट लग जाती है। दोनों ही बहनों ने एक जैसी बात बताई, एक साथ चोट लगी। यही आपने आप एक सवाल था। फिर पुलिस वाले ने उससे सख्ती से पूछना शुरू किया और जो अभी पोतली मिली थी भूसे के अंदर, उस पोतली को बाहर निकाला जाता है तो उसमें 2 जोड़ी कपड़े रखे हुए थे। वो खून से लथपथ थे और जब घर वालों से पूछा जाता है तो एक
तो एक जोड़ी कपड़े छोटी बेटी के होते हैं, एक जोड़ी कपड़े बड़े बेटी के होते हैं। अब बस यही से पुलिस का जो शक था, यहीं से पुलिस का सवाल थे। पुलिस ने कहा कि जो भी सच है आप आराम से बता दो, नहीं तो फिर पुलिस अपने तरीके से तुमसे पूछताछ करना शुरू कर देगी। तभी बड़ी बेटी एकदम गुस्से में आती है और कहती है कि इस घर के अंदर लड़कियों को अलग अलग नज़र से देखा जा रहा था, लड़कों को अलग नज़र से देखा जा रहा था। हमारे ऊपर इतनी पाबंदी थी, न हम पड़ोस में जा सकते थे, न ही रिश्तेदार में जा सकते थे, न ही किसी दोस्त के यहाँ जा सकते थे। हम पर इतनी पाबंदी लगाई हुई, हम किसी से बात भी नहीं कर सकते। हमारे पास एक मोबाइल है, हम दोनों बहन अगर मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल पर भी रोका टोका होती है, इसलिए करें तो क्या करें। मैं 32 साल के आसपास की होने वाली हूँ, उसके बावजूद भी मेरी शादी नहीं हो रही है। मैंने कई बार कहा पिताजी मेरी शादी कर दो, मेरी उम्र निकल रही है, उसके बाद पिताजी शादी नहीं कर रहे हैं। बात करती हूँ तो कहते हैं कि तेरी शादी वादी नहीं करूँगा, क्या करूँ क्या ना करूँ ये समझ में नहीं आता है। इसलिए उसने प्लान बनाया कि क्यों ना अपने पिता को रास्ते से हटा दिया जाए, क्योंकि रोज़ रोज़ के रोका टोकी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। और वो तारीख आती है 22 फरवरी सन 2026। वह अपने परिचित एक लड़के से कहती है कि हमें कुछ नींद की गोलियां चाहिए। नींद की गोलियां का इल्ज़ाम हो जाता है और घर में आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई जाती है, रोटी बनाई जाती है, साथ ही खीर बनाई जाती है। घर में खीर बनाने के बाद, जब रोटी बनाने के बाद जब खाई जाती है, उसके पिता को खीर बहुत ज़्यादा पसंद आती है। वो एक कटोरी की जगह 2 कटोरी खीर खाता है। परिवार के सभी लोग खीर खाते हैं। उन दोनों बेटियों के अलावा जब सुबह के 3 बजते हैं, यानी कि 23 फरवरी सन 2024 की सुबह 3 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। घर के सारे लोग सोए हुए थे। पिताजी मुख्य द्वार के थोड़े से पहले आंगन में सोए हुए थे। बड़ी बेटी और छोटी बेटी दोनों उठती हैं और उठने के बाद अपने ही पिता के पास पहुंचती हैं और दराती से चाकू से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर देती हैं और पिता को जब तक मारने की कोशिश करती हैं, जब तक पिता का दम नहीं निकल जाता। पिता ने अपनी जान बचाने की कोशिश की और जब कोशिश कर रहे थे, तब बड़ी लड़की के जो बाल होते हैं वो हाथ में आ जाते हैं। वही बाल टूट गए थे और वही बाल खून से सन गए थे, जो कि फोरेंसिक टीम को मिल जाते हैं। आखिरकार पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया, लेकिन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। यह घटना तब की ही है जब लखनऊ की वह घटना खुलासा होता है कि एक लड़के ने अपने पिता की न केवल हत्या की, बल्कि उसके शरीर के कई टुकड़े कर दिए और कुछ हिस्सों को वो कम से कम घर के 21 किलोमीटर दूर तक फेंक के आता है और बाकी के हिस्सों को फेंकना चाहता था, लेकिन आसपास के लोगों की सतर्क के चलते हिस्सा फेंक नहीं पाता है और घटना का खुलासा हो जाता है। ठीक वैसे ही इन दोनों बेटियों ने अपने ही पिता से छुटकारा पाने के लिए बहुत ही खौफनाक तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद घटनाक्रम का खुलासा किया। जो बड़ी बेटी होती है उसको सलाखों के पीछे, यानी कि जेल के पीछे भेज दिया जाता है। पुलिस ने जब इस घटना का खुलासा किया तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये क्या दौर चल रहा है। अपने ही बालक जिन्हें गोद में खिलाया, जिन्हें पाला पोसा, उनकी हर तरह से छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा गया। आखिरकार वो इतने हमानियत कैसे हो सकते हैं जो अपने ही माँ बाप के दुश्मन हो रहे हैं, अपने ही माँ बाप को इतनी बुरी तरह से मौत दे रहे हैं। परिवार वालों को ना इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि बेटियां इस तरह घटना को अंजाम दे सकती हैं और पूरे गांव को भी इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि इन दोनों बेटियों ने इतना खौफनाक तरीके से कत्ल को अंजाम दे दिया। बाकी की ज़िंदगी शायद लोगों के पीछे गुजरेगी। जो शादी का ख्वाब देख रही थी वो शायद कभी पूरा भी नहीं होगा। हालांकि छोटी बेटी तो 2.5 साल जरूर जेल में रहेगी, वो छूट सकती है, लेकिन बड़ी बेटी को कभी राहत नहीं मिलेगी। वो बड़ी थी, समझदार थी, वह चाहती तो अपनी बहन को समझाकर इन सब चीज़ों से रोकथाम कर सकती थी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, हालांकि आपको जागरूक करना है, आपको संचेत करना है। और जाते जाते आपको बताना चाहता हूं कि बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए, लेकिन उन्हें इतना भी ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, चिड़चिड़ा नहीं करना चाहिए कि कत्ल की भी नौबत आ जाए। दोस्तों, यह रही कहानी
ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारा वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।